वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछले एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना कहीं वो मतलब कुछ गलत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि परमानेंटली गलत होती है, लेकिन कुछ टाइम पे गलत होती है। अभी जब गलत है तो हम लोग को उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था और हम लोग को उसके लिए जो है कि अपने स्तर पे प्रयास ज़रूर करना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीयू कहाँ पे गलत कर रही थी, और इस वीडियो में हम थोड़ा सा और एक्सपोज करने वाले हैं कि और कहाँ पे चीज़ें गलत कर रही है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। एक तरीके से देखा जाए तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जब फॉर्मेशन हुआ था ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि कहीं ना कहीं हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है एक नया यूनिवर्सिटी बना है, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें कुछ चीज़ें जो है कि काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अभी वैसा नज़र आते हुए मुझे दिख नहीं रहा है, जिस वजह से मुझे ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना पड़ रहा है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे अभी गलत है और कहाँ पे सही हो सकता है और कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए था। और मैं कोशिश करूँगा कि बिहार यूनिवर्सिटी तक अगर ये वीडियो पहुँच जाए तो बिल्कुल पहुँचे और थोड़ा सा इस पर काम किया जाए, जिससे कि हमारा जो है कि एक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं, इंजीनियरिंग के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, वो और बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारा बिहार इंजीनियरिंग थोड़ा सा और अपने आप को मतलब ठीक करना चाहिए था। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना यहाँ पे आपको ये होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि वो कहाँ पे अभी फिलहाल लैग कर रही है। आप देखोगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कुछ ऐसा टेक्निकल बेस पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे नॉन टेक के अबाउट हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेक्निकली बात कर रहे हैं। तो देखोगे तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक ना, जितने भी क्या होती है यूनिवर्सिटी होती है, वो हमारा एक ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड होती है, जिसका नाम दिया गया है AICT। ये तो सभी ने सुना ही होगा, AICT के अंतर्गत आती है। मतलब ऐसे समझिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एक हमारा बोर्ड बना के रखी है, जिसको हम लोग AICT बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। उसके अंदर जितने भी स्टेट में हमारे पास जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटी होती है उसको ये कंट्रोल करती है। तो AICT किसको कंट्रोल करती है? ये हमारा यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है। और यूनिवर्सिटी जो है वो किसको कंट्रोल करती है? ये सारे कॉलेजेस को कंट्रोल करती है। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन किया गया। सेंट्रल में ये कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है सारे कॉलेज को। ये बात क्लियर समझ आ गया? अब देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि AICT का जो गाइडलाइंस आते हैं, जो भी हमारे पास इसका गाइडलाइंस आते हैं, जो भी इसका सेशन यानी कि टेन्योर डिफाइन करता है कि कोई बच्चा इस पर्टिकुलर मंथ में एडमिशन लेगा और इस पर्टिकुलर मंथ में वो पास आउट हो जाएगा, या इस पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्ज़ाम को देने का डेट डिसाइड करते हैं और इस टाइम पे वो अपने आप को अपडेट करते हैं कि इसके बीच में वो जो एक एग्ज़ाम दे करके सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, अपना डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो वो एक गाइडलाइन देती है और एक यहाँ पर सेशन को डिफाइन करती है। उसके बाद से देखो तो ये बेसिकली मॉनिटर करती है सारे यूनिवर्सिटी को। ये अगर कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके का धांधली करती है या किसी भी तरीके से किसी के साथ अगर अन्याय करती है, तो वो ये यूनिवर्सिटी जो है कि जितने भी यूनिवर्सिटी है उसको AICT कंट्रोल करती है। और जो भी हमारे पास इसके अबाउट इसके अगेंस्ट में कोई भी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, जैसे कि स्कैम वगैरह बोल सकते हो, जैसे कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में मतलब कुछ चीज़ें नहीं होती। यूनिवर्सिटी में काफ़ी चीज़ें सही भी होती है, काफ़ी चीज़ें गलत भी होती है, जो आपको शायद पता नहीं होगा। जैसे देखो ना कि एक यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर किसी को डिग्री कंप्लीट करना है, वो क्या करते हैं कि मतलब कुछ अमाउंट लेकर के डिग्री को कंप्लीट बैक डेट में जाके करा देती है। तो वो एक तरीके से समझ रहे हो ना, उस पैसे की वजह से वो डिग्री अपना कंप्लीट करे, बट उसके पास रियली में नॉलेज तो है नहीं। और वही चीज़ें जाकर के वो कहीं पे किसी न किसी संस्था में जाकर के अपना जॉब लेता है, कहीं ना कहीं जाकर के वो मतलब कि वहाँ पे जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास नॉलेज नहीं होती है। डिग्री तो खरीदा हुआ है, डिग्री तो उनको बस जैसे भी करके मिल गया है, यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री प्रोवाइड कर दिया है, बट वो कहीं ना कहीं उस स्किल को डिजर्व नहीं करते ना, वो स्किल को वो डिजर्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सही चीज़ें नहीं कर पाएंगे। उससे हमारे सिस्टम को, हमारे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस होगी। तो इसके साथ वो स्कैम हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको बनाए रखे और उसको सही तरीक़ा से काम को करवाया जाए, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो। लेकिन आगे चल के मैं आपको थोड़ा देर में और बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हो रखी है अभी और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ पे यूनिवर्सिटी लैग करती है। तो ये पूरा फंक्शन है और इसके अबाउट अगर कोई चीज़ गलत कर लेता है तो ये ताकत दिया गया है AICT को कि इस पर वो एक्शन ले सकती है। समझ रहे हो ना? पूरा फंक्शन यूनिवर्सिटी को ये पूरा कंट्रोल करने का तरीका है जो AICT अपने आप को फॉलो करती है, गाइडलाइन जारी करती है, सेशन देती है, मॉनिटर करती है सारी यूनिवर्सिटी को, और कोई भी एक्शन लेना हो तो उसके पर लेती है। एंड इसके सिवाय देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसके सिवाय देखोगे तो वो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग करती है, ठीक ना, एक स्ट्रेटेजी अपना प्लानिंग करती है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ पढ़ाना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ाना है, और कैसे कैसे अपने आप को अपडेट करवाना है, और कैसे स्टूडेंट को किस किस स्किल को सिखाना है। ये सारा चीज़ भी प्लानिंग हमारी AICT करती है।
तो ये पूरा इसका प्लानिंग होता है जिसको यूनिवर्सिटी को सौंपा जाता है। यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज के ऊपर इंप्लीमेंट करती है। तो अब देखिए एआईसीटी का काम हो गया, अब आते हैं हम लोग कॉलेज के ऊपर। कॉलेज का मेनली क्या काम है, तो ये देखिए एजुकेशन को प्रोवाइड करती है ग्राउंड लेवल पे। अब ये ग्राउंड लेवल पे यूनिवर्सिटी जो है भी है उस कॉलेज की पर्टिकुलर कॉलेज के कंटेक्ट से ये एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे कैसे पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाएंगे, ठीक ना, कौन से कॉलेज में कितने टीचर चाहिए, कौन से कॉलेज में कितने स्टाफ चाहिए, ये सब चीज़ हमारा यूनिवर्सिटी डिफाइन करके कॉलेज को देती है। फिर कॉलेज उसमें ग्राउंड पे काम करती है। तो जो कॉलेज का काम है ना वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम होती है, तो ग्राउंड लेवल पे काम करती है एजुकेशन के फील्ड में। उसके सिवा देखो तो इसका काम है कि एजुकेट द स्टूडेंट या सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो हम लोग रहते हैं, जो भी स्टूडेंट रहते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से टेक्निकल चीज़ें को हैंड ओवर करने की काम करती है हमारे कॉलेज की सिवा देखो तो एक चीज़ और करती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो रेवेन्यू जनरेशन का काम करती है। मतलब जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ आपको जो यहाँ पे पैसा लगता है, ठीक ना, आप मंथली जो भी है वहाँ पे चार्ज जोड़ करके सालाना आपको या सेमेस्टर वाइज जो पैसा लगती है वो रेवेन्यू ही तो जनरेट कर रही है। उसी रेवेन्यू से हमारा सिस्टम चलता है, हमारी गवर्नमेंट चलती है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मॉनिटर करती है। तो रेवेन्यू भी यहाँ पे जनरेशन की काम हमारा ग्राउंड लेवल पे कॉलेज का ही काम है। कॉलेज ने जो भी अर्निंग किया वो हमारी यूनिवर्सिटी को सौंपा, यूनिवर्सिटी ने हमारे एआईसीटी को सौंपा, फिर ये सिस्टम हमारे तरीके से काम करती है। तो ये सब चीज़ें जो ऊपर से नीचे से एक दूसरे से लिंक है, तो कहीं ना कहीं ये देखो रेवेन्यू जनरेशन का यहाँ पे काम चल रही है। तो रेवेन्यू जनरेशन दैट मीन कि पैसा की लेन देन होगी, तो यहाँ पे चीज़ें अगर स्कैम होती है, कुछ गलत होती है, तो इसके लिए हम लोग के पास पावर होना चाहिए था कि हम लोग आवाज़ उठा सके और इसके अगेंस्ट में हम लोग बात कर सकें। और यहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है, इसके ऊपर हम भी थोड़ा देर में आपको बताएंगे। इसके बाद देखो तो एक चीज़ और है कि यहाँ पे स्टूडेंट को भी मॉनिटर किया जाता है ग्राउंड लेवल पे। यहाँ पे स्टूडेंट को मॉनिटर किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, कि मतलब बच्चे जो है कि टेक्निकल चीज़ों को सीखें, अच्छे से सीखें, स्किल डेवलप करें और हमारा जो सोसाइटी है उसको सर्व करे, मतलब हमारे देश को वो सर्व करे, हमारे टेक्नोलॉजी को वो एक्सपेंड करे और नए नए चीज़ों को इन्वेंट करें। इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि न्यू चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। जो चीज़ें सीखें उनको अच्छे से और यूटिलाइज करके हमारे सोसाइटी को इम्पैक्टफुली उस पर इम्प्लीमेंट कराना होता है। मतलब जो इंजीनियरिंग हमने करे कि नए नए चीज़ों को फॉर्मेशन करना होता है। तो ये ग्राउंड लेवल पर हमारी कॉलेज की काम होती है। ये सब पूरा काम करता है हमारा फंक्शन, हमारे पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम को काम करती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जिसके बाद मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि एआईसीटी ने रूल्स तो बना दिए भाई, गाइडलाइंस तो बना दिए, लेकिन गाइडलाइन बनने के बाद गाइडलाइन को मॉनिटर भी करती है यहाँ पे एआईसीटी। लेकिन अभी तक मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो एआईसीटी के सारे गाइडलाइन को फॉलो करे। एक भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो सारे गाइडलाइन के एआईसीटी को फॉलो करे। कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन को भंग करता है ग्राउंड लेवल पे। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि 100% गाइडलाइन को फॉलो। गाइडलाइन ये भी कहता है ना कि आप प्रॉपर तरीका से क्लास वहाँ पे करवाइए, प्रॉपर तरीका से आपको पेमेंट जा रही है। लेकिन कोई भी एक ऐसा कॉलेज नहीं है, बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाकर देखना, कोई भी एक ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ 100% सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। सिलेबस होते ही कंप्लीट, लेकिन वैसे ही कंप्लीट होता है जैसे सरकारी तरीका से करती है। मतलब इसमें देखोगे तो अगर आपके मान लीजिए कि 5 पेपर है किसी सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, 5 पेपर है ना आपके पास, 5 पेपर है, तो 5 पेपर को 100% आपका जब एग्जाम फाइनल आती है तो उस टाइम पे आपका पेपर ये कंप्लीट होना चाहिए। बट ये 5 पेपर का 5 पेपर कंप्लीट नहीं होता है। इसमें से देखोगे तो 3 पेपर कंप्लीट हो गया, 2 पेपर कंप्लीट हो गया, मैक्स टू मैक्स यही होता है, 1-2 पेपर बच ही जाता है। और उसमें भी देखोगे तो ये 3 पेपर अगर हो भी रखा है ना, तो 100% ये सिलेबस कंप्लीट हो, कवर हो एज पर सिलेबस, ये जरूरी नहीं है। इसमें से देखोगे तो भाई जो अच्छे टीचर है, जो काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ाते जरूर है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज अगर सस्ता में देखा जाए तो सबसे बेस्ट है जो आप कर सकते हो यहाँ पे इंजीनियरिंग। सबसे सस्ता में एक बेस्ट तरीका से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो बिहार से। लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत तो है ही सब जगह। तो यहाँ पे देखो तो सिलेबस जो है ना कि भाई 100% कभी नहीं कंप्लीट करा जाता है। यहाँ पे देखो तो 70 से 80% कवर करा दिया जाता है। इसके बाद से चीज़ें आपका बचे रह जाती है। और ये जो बच जाती है ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये टीचर ही कराए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर फैकल्टी ही जिम्मेदार है। मैं स्टूडेंट को भी कहना चाहूँगा कि आप अगर आप 70 से 80% कर भी ले रहे हो ना, तो बाकी का जो 20-25% है वो आप खुद से करो। 30-20% जो भी बचा वो आप खुद से भी करो, खुद से एफर्ट लगाओ, या टीचर से आप पर्सनली कांटेक्ट करके उनसे कोशिश करो कि ये सिलेबस भी कंप्लीट कराएं। आपका भी तो जिम्मेदारी है, आपको भी तो पढ़ना है, आपको भी तो अपना सोसाइटी को सर्व करना है, आपको भी तो अपना फ्यूचर देखना है। तो आप भी अपना एफर्ट लगाइए ना भाई। आप पे ही क्यों सब चीज़ थोप दिया जाएगा?
आप ही क्यों सब चीज़ों को जिम्मेदार करोगे? आपका भी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, और जो टीचर नहीं पढ़ रहे उनको पकड़ के पढ़वाइए, उनको पैसा मिल रहा है, उनको गाइडलाइन दिया गया ऑलरेडी, बट ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं लैक है। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी गाइडलाइन AICTE की आती है उसको थोड़ा सा आप लोग सिंसियरली करिए और उसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट हम लोग कर सकें। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद देखो सेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे सेशन दिया जाता है ना कि अगर कोई बच्चा अगर 2024 में एडमिशन लिया है तो 25, 26, 27, 28 में वो अपना 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेगा। लेकिन देखो वो 4 साल में जो एक्यूरेट 4 साल की होती है वो 4 साल में डिग्री मिल जाना चाहिए था उसको, बट उसमें देखो 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ का डिले हो जाती है। खैर ये ठीक है, डिले अगर चलती है, जैसे कोविड आ गया था तो उस टाइम पे डिले हो तो एक पॉइंट की बात होती है, वो हमारे पास एक पॉइंट जनरेट है कि भाई चलो एक बार टॉप पॉइंट पे ऐसा कुछ हो रखा है जिसके वजह से यहाँ पर डिले हो रखी है। लेकिन अगर कुछ ऐसा इशू नहीं है तो फिर आपको ऑन टाइम पे अपना तरीका से सिलेबस को कंप्लीट जरूर करना चाहता है और अपना डिग्री को ऑन टाइम सेशन कंप्लीट करना चाहता है। जैसे पिछले बार देखो तो 1-2 मंथ सेशन लेट हो गया था, वो हालांकि नहीं होना चाहिए था, तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद देखो यहाँ पे मॉनिटर जो करने वाली बात की है, मॉनिटर सारे यूनिवर्सिटी को AICTE करती है और AICTE के बाद से जो यूनिवर्सिटी का काम है वो कॉलेज को मॉनिटर करना है, बट यूनिवर्सिटी जो है कि कॉलेज को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाती है, जिसके वजह से यहाँ पे भी दिक्कत आती है। जैसे कि उनका क्या है कि एजुकेशन आपको ग्राउंड लेवल पे कराना है, बट एजुकेशन जैसे अपने बताया मैंने कि सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट की जाती है तो ये आप नहीं करा पाते हो। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है भाई, AICTE तो अपना प्रोटोकॉल बता ही चुका है, वो तो गाइडलाइन दे ही चुका है, बट अब ये कॉलेज को जो है जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी को कराना और यूनिवर्सिटी नहीं करा पाती है, तो दिक्कत तो है ही है। इसके साथ देखो तो जो भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे पेपर लीक वगैरह नहीं होता है, ठीक ना, पेपर लीक वगैरह नहीं होना चाहता। ये किसकी जिम्मेदारी? ये तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना कि यूनिवर्सिटी अपना क्वेश्चन बना रही है, यूनिवर्सिटी अपना पेपर ले रही है, तो पेपर ये लीक वगैरह ना हो। लेकिन देखोगे अभी मैंने रिसेंट में ही देखे थे, अभी जो पिछले बार एग्जाम हुआ है, जो जूलॉजी का पेपर हुआ था सिविल वालों के लिए, ठीक ना, उसमें देखो तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात चल रही है। ये 100% सही है गलत है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा, मतलब एक क्लिप लगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पेपर यहाँ पे 9 बजे के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका था, जबकि 9 बजे तो पेपर ही आपका स्टार्ट होता था, आपका शेड्यूल ही दिया गया है पेपर 9 बजे के बाद एग्जाम होना, लेकिन आपको 9 बजे के आसपास ही कैसे मिल गया पेपर? ये तो जिम्मेदारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की है ना, वो कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, कैसे ग्राउंड लेवल पे एग्जाम ले रही है, कैसे कंडक्ट कर रही है, कैसे वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज की जा रही है, ये तो यूनिवर्सिटी का काम है। और यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रही है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ों को स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही है, तभी तो पेपर लीक जैसी समस्या आ रही है, तभी तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी में तो पहला गाइडलाइन ये भी दिखा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अंदर लेके जा ही नहीं सकते, तो फिर ये पेपर कैसे बाहर निकल गया? अरे किसी के थ्रू भी आया, कैसे भी आया, किसी भी टाइम पे आया, तो ये टाइम पे कैसे आ सकता है? जब यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको 10 बजे से पेपर है और आप 9:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास आपको पेपर यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलती है, आपके मोबाइल पे देखने को मिलती है, कैसे पॉसिबल है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रखा ना, तभी तो ये पेपर बाहर आ गया। और ये 100% पेपर जेन्युइन है और ये ऑन टाइम के पहले आ रखा है। अगर बीच में आता या मतलब लास्ट में आता तो सोचते चलो उस टाइम पे हो गया, लेकिन ये मतलब एग्जाम शुरू होने के पहले या होने के टाइम पे ये चीज़ें वायरल चल रही है। ये कहाँ पे दिक्कत है भाई? मतलब कुछ तो दिक्कत है ना यूनिवर्सिटी के साथ, कुछ तो यूनिवर्सिटी गलत कर रही है, तभी तो ये पेपर वगैरह लीक हो रही है। तो इसके ऊपर भी हम लोग को थोड़ा सा काम करना चाहिए था कि भाई ऐसा समस्या ना हो। ये किसी के फ्यूचर की बात है यार, कोई मेहनत करके जा रहा है और किसी को एकदम थाली में परोस के दे दिया जा रहा है और उसको एकदम बढ़िया से खा पी के मस्त हो जा रहा है वो। ऐसे में तो कुछ ना कुछ गलत तो हो जा रही है ना। ऐसे में तो फिर वो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना वो पीछे रह जाएंगे और जो बिना मेहनत के आगे निकल जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे। जबकि मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो जो मेहनत कर रहा है उसको फल नहीं मिल रहा, जो बिना मेहनत सोए सब कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है। तो भाई इसके लिए तो हम लोग आवाज़ उठाना चाहिए था। इसके लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, जो भी बिल्कुल गलत है। और यूनिवर्सिटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, पेपर कैसे पहले ही आ जा रहा है, कैसे लोग एग्जाम हॉल में फ़ोन लेके चल जा रहे हैं, मतलब कैसे पॉसिबल है यार? आप जाते हो तो चेकिंग वुकिंग तो होती है ना कि भाई कुछ आप लेके नहीं जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना मना है, घड़ी नहीं पहन के जा सकते, तो ये सब चीज़ चेक तो होती है, फिर कैसे हो जा रहा है? कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। तो यूनिवर्सिटी को इस पर ध्यान बना के रखना चाहिए था। ये गाइडलाइन जो यूनिवर्सिटी दे रखी है, यूनिवर्सिटी को दे रखी है, यूनिवर्सिटी को आपको इसे देखना चाहिए था, बट ये चीज़ मॉनिटर नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी ऐसा कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इसके सिवा देखोगे तो और भी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाला टाइम पे, ठीक ना। तो फिलहाल ये मैं आपको क्लियर कर रहा था कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का ऐसा रवैया बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, और इस पर यूनिवर्सिटी को अपना ध्यान बना कर रखना चाहिए था और देखना चाहिए था कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जिससे कि स्टूडेंट को अच्छा महसूस ना हो और वो उनके साथ गलत हो जाए। इसके सिवा देखो तो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया था,
वो एडमिट कार्ड भी पता नहीं क्यों नहीं रिलीज किया गया। जैसे बताया गया कि 5 जीपीए से कम है, 5 जीपीए से अगर कम ही था तो आपको एक जो गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो की जाती है ना, ये गाइडलाइन वाला टर्म, ये गाइडलाइन वाला यूनिवर्सिटी को दिया गया। यूनिवर्सिटी तो अपना गाइडलाइन बना सकते थे ना, ये अपना गाइडलाइन बना सकते थे, बट इन्होंने अपना गाइडलाइन ही नहीं बनाया कि 5 जीपीए से जिनका नीचे है या उनके ऊपर है उनको फॉर्म भरवाना है या उनको नहीं भरवाना है। और ये कॉलेज वाले क्या किए, जितने भी कॉलेज वाले कॉलेज हैं वो सारे का फॉर्म यहाँ पे फिलअप करवा लिया गया था, सारे का फॉर्म फिलअप करवा लिया गया, चाहे 5 ये आपका बोले 5 जीपीए से आपका कम हो या 5 जीपीए से ज़्यादा हो, सभी को फॉर्म भरवाया गया। और सभी का फॉर्म भरवाया गया तो फॉर्म भरने का फ़ी होता है ना, ये तो फीस सभी ने भरा ना, ये जो भी फी है तो सभी ने भरा, और वो उनको आप एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हो, उनका पेपर नहीं ले रहे हो, तो ये पैसा आखिर में गया कहाँ? ये पैसा तो आपके पास है, आप रिफंड भी नहीं कर रहे हो, तो ये पैसा तो कहीं ना कहीं स्कैम के तौर पे आप रख ले रहे हो ना। इससे तो वही हो गया ना कि आप पैसा तो ले रहे हो और बदले में आप कुछ दे भी नहीं रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। या तो आप उनका एडमिट कार्ड रिलीज करो, उनको एग्जाम देने का मौका दो, स्पेशल ही एग्जाम लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उनका एक पेपर जरूर लो। और ये जब आपने गाइडलाइन में कहीं दिया ही नहीं है कि 5 जीपीए से कम वालों को यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जाएगा, 5 जीपीए से कम जिनका है उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो फिर आप फॉर्म ही नहीं भरवाते ना। लेकिन आपने फॉर्म भरवा लिया, उनका एडमिट कार्ड नहीं दिया, उनको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। और जो लोग ये कहते हैं कि 5 जीपीए से कम नहीं ला सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि 5 जीपीए से कम नहीं, जो कम ला रहे हैं वो इंजीनियरिंग करके भी क्या करेंगे, तो भाई मैं सिंपल सा बात करना चाहता हूँ। जो 5 जीपीए से कम ला रहे हैं या ऊपर ला रहे हैं, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? 5 जीपीए देने वाला भी कौन है? यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो सेट करता है वो, जो कॉपी को चेक करता है वो, और कॉपी चेक करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनको फुल में फुल सब चीज़ लिखा हुआ है, फुल में से सब चीज़ लिखा हुआ है। अगर 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है, तो 14 का 14 वो सही तरीके से लिखा हुआ है, उसको पता है कितना नंबर दिया गया है, इसको 2 नंबर दिया गया है। ये भी होता है कभी कभी, और ये भी किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनिवर्सिटी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो उनके स्टाफ्स हैं, जो उनके फैकल्टी है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। 14 में अगर लड़का लिखा है तो 14 में अगर वो लिखा है तो उसको 10-12 दे दीजिए, 8 भी तो दीजिए ना, आधा भी तो दीजिए, 7 भी तो दीजिए ना। अगर वो सही से लिखा है तो आप कितना दे रहे हो उसको? 2 दे रहे हो। और ये बात मैं कैसे कर रहा हूँ? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास भी प्रूफ है। ये मैंने कई बार देखा है यूनिवर्सिटी में, जो आप देखो ना आरटीआई वगैरह करते हो, ठीक ना, आप क्या करते हो यहाँ पे आरटीआई करते हो, तो आरटीआई करते हो, कॉपी निकालते हो, और कॉपी निकाल के देखा 14 मार्च का बच्चा लिखा एकदम बिल्कुल सही लिखा। मैंने खुद अपने आंख से देखा, मैंने जब मेल आया था उसको, उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया, मैंने देखा यार काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, टू दी पॉइंट लिखा हुआ सब चीज़ें, बट इसको मिला है 2 नंबर। कैसे? मतलब 14 में 2 नंबर डिजर्व नहीं करता है वो। एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मैंने क्वेश्चन देखे थे, जिसका आंसर उसने सॉलिड दे रखा था, उसे एकदम 100% एकदम परफेक्ट था, वो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट था। मैंने गूगल भी करे हैं, किताब में मैं देखे यार बंदा सही लिखा हुआ है, लेकिन उसको 2 नंबर दिया गया है। अभी कैसे हो रहा है भाई? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब आप ध्यान से कॉपी तो चेक कर सकते थे ना, जो नहीं लिखा है एटलीस्ट उसको आप फेल करो तो हमें समझ में आता है, पर जो बंदा लिखा हुआ उसको आप फेल करो और फिर कह रहे हो कि 5 जीपीए से नीचे आपका आ रहा है। कैसे हम ला सकते हैं? हमने तो प्रयास किया ही, हमने तो लिखा ही, लेकिन अगर नंबर देने में यहाँ कटौती किया जा रहा है तो फिर हम कैसे ला सकते हैं? तो बेशक हमारा 5 जीपीए से कम आएगा, अगर 5 जीपीए से कम आ भी गया तो ये कोई मैटर नहीं करता ना। आप पहले हमें डिसाइड तो करो ना कि 5 जीपीए वाले को हम यहाँ पे फेल कर रहे हैं, 5 जीपीए से कम वाले को हम यहाँ पे पेपर नहीं ले रहे हैं, हम उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेंगे। ये जो गाइडलाइन वगैरह आती है इसको पब्लिक भी तो करो ना। ये जो गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी को जाती है, यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज के फॉरवर्ड करती है, कॉलेज अपने वेबसाइट पे डालते हैं, या तो यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे इसको अपडेट करती है। बट ना ही यूनिवर्सिटी का कोई भी वेबसाइट पे ऑफिशियली अपडेट आता जाता है ऑन टाइम पे, और ना ही कॉलेज के किसी भी बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के आप चल जाओगे, किसी भी कॉलेज का देखोगे वेबसाइट, तो वहाँ पे रेगुलर कोई भी अपडेट नहीं आती है। जो भी अपडेट वगैरह आती है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आती है, मौखिक तौर पे ही आती है, बट ऑफिशियल साइट जो कॉलेज का बनाया गया वो प्रॉपर तरीका से एक्टिव जोन में नहीं होते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ देखा, जैसे एडमिशन वगैरह होगा ना तो थोड़ा सा एक्टिवनेस आएगी, जैसे एडमिशन वगैरह हो जाएगा सब चीज़ स्टॉप, मतलब उस पर कोई अपडेट नहीं आ रहा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब कॉलेज के एकदम बिल्कुल साइड जो ना बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। एक के 2 कॉलेज है जो थोड़ा बहुत एक्टिव है, बाकी सब कॉलेज में महीना में या साल में 2-4 से 5 पोस्ट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो भी कॉलेज की एक्टिविटी चल रही है या जो भी कॉलेज के फंक्शन हो रहे हैं या कॉलेज का जो भी मैटर है उसको कॉलेज के वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाना चाहता है, बट रेगुलर नहीं होते हैं।
हाँ, कुछ कुछ कॉलेज का ऐसा है कि सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टा पेज हो गया, वो सब थोड़ा बहुत एक्टिव है। वो क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो स्टूडेंट के हाथ में होती है। मतलब कॉलेज के जो भी फंक्शन है वो कॉलेज के जो भी स्टूडेंट लोग होते हैं उनको वो ऑपरेट करते हैं। मतलब ऐसा बना दिया गया सिस्टम कॉलेज के अंदर जिससे कि वो स्टूडेंट लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर भी पोस्ट आती है, अदरवाइज वो भी नहीं आती प्रॉपर तरीके से। जिनको इंचार्ज मिलता है, ठीक है ना, जिनको इंचार्ज मिलता है सोशल मीडिया हैंडल करने का, कॉलेज का वेबसाइट वगैरह मतलब हैंडल करने का, उनको उतना कोई मतलब नहीं होता उससे, उनको कोई लेन देन नहीं है। उनको बस एक प्रभार सौंप दिया गया है कि ये चीज़ आपको करना है, कर ले रहे हैं। बस उनका नोटिस आता है कि हाँ मैं इंचार्ज हूँ, अब वो बस वहीं तक नोटिस रहता है। उनका कोई अलग स्टेटमेंट ही नहीं आता है इसको लेकर के। तो कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना भाई यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल स्मूथ है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मेरा बस इतना ही इंटेंशन है कि भाई कुछ ना कुछ जो गलत हो रही है यहाँ पे उसको आप लोग जितना जल्दी हो सके भाई सुधार करो। इससे क्या होगा ना कि हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हम लोग जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं अपने सोसाइटी को उतना अच्छा सर्व करेंगे। और ये मौका अगर हम लोगों को मिले या किसी को मिले तो उसका जिम्मेदारी आप लोगों को जरूर उठाना चाहिए था। और मैं खास करके रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए जो भी दिक्कत है मैंने हालांकि थोड़ा बहुत डिस्कशन करने की कोशिश करा है, और इससे रिलेवेंट जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप लोग अपने स्तर से ट्वीट कर सकते हो, मेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को या कॉलेज के प्रिंसिपल को आप लोग बता सकते हो। जिससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व आउट करने को मौका मिलेगा। और आप लोग सॉल्व जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको इसका अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, जिससे कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी को और बेहतर बना सकते हो। तो जितना हो सके आप लोग इस यूनिवर्सिटी को आप लोग जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर जाना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट मिल जाएगा, या वेबसाइट जो भी यूनिवर्सिटी का उस वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर मेल मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हो। सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग शेयर करिए, आवाज़ उठाइए ज़्यादा ज़्यादा, ताकि जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, वो ठीक किया जा सके, जिससे कि आपका एकदम स्मूथ कॉलेज चले और स्मूथ तरीका से आपका एजुकेशन सिस्टम बने, जिससे कि हम लोग का भविष्य यानी कि बिहार एक तरीका से हमारा डेवलप कर सके, बिहार को हम लोग और अच्छा से अच्छा करने की यहाँ पे प्रयास कर सके और हो भी सके। तो ये था पूरा कंप्लीट जो मैंने आपको बताए हैं कि आज के इस वीडियो में कि बिहार यूनिवर्सिटी कहाँ पे लैग कर रही है, कहाँ पे सही कर रही है। ये सब चीज़ें मैंने कोशिश करा है अपने तरीके से बताने की, और हो सकता है तो कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाला टाइम पे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और भी बेहतर बन सके और भी एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके। और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट को आप ऐसे ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब टीचर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्टार्टअप में हो या आपका यहाँ पे गेट को लेकर के या ईसी को लेकर के या बीपीएससी यूपीएससी जो भी कहो आप, हर फील्ड में कहीं ना कहीं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि वो लोग अच्छे कर रहे हैं और भविष्य में अच्छा करेंगे। अगर आप मौका दोगे इनको और अच्छे से, थोड़ा बहुत और अच्छे से आप सब चीज़ों को दोगे तो कहीं ना कहीं और ये भविष्य में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग को एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करना है, एक बेहतर तरीका से हम लोग को एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, जिससे कि हम लोग और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो का पर्पस समझ गए होंगे। जो भी मेरे पास बातें थी उसको मैंने अपने रखने की कोशिश करें। एंड ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और आप अपना आवाज़ को बनाए रखिए। जहाँ पे भी जो भी दिक्कत है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।